नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। आज हम दिखाएंगे देश की सबसे विकट समस्या बेरोजगारी को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए ड्रीम प्रोजेक्ट आजीविका मिशन, उसकी सच्ची दास्तान। इस मिशन से लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस पर भूमाफिया, खनिज माफिया और मोटर माफिया ने किस प्रकार अधिकारियों से मिलीभगत कर उन्हें अपने लपेटे में लेकर सरकारी राशि का बंदरबाट किया, इस पर से हम पर्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री के इस मिशन को हमने एक मुहिम के तरह लिया है और ये वादा है कि जब तक बेरोजगारों को उनका हक ना मिल जाए और उनके अधिकार पर डाका डालने वाले अधिकारियों को और ऐसे माफियाओं के चेहरे से पर्दा नहीं उठाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। नौकरी दिलाने का यह प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए सुनियोजित ढंग से फर्जी कागजात लगाए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और एक ही परिवार के अनेक अलग अलग लोगों ने कंपनी बना करके अधिकारियों की मिली भगत करके न केवल 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट प्राप्त किए, बल्कि उस राशि का, उस सरकारी राशि का बंदरबाट भी किया है। हालांकि बंदरबाट करने के बाद में निजी उपयोग में लाई गई राशि है, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण भी बन सकता है यदि इसकी खास और गुप्त तरीके से जांच की जाए, विशेष जांच की जाए। साथ ही जिन लोगों के लिए प्रोजेक्ट था वो मुंह देखते रहे, वो बेरोजगार केवल मुंह ताकते रहे और उनके लिए इस राशि से कुछ नहीं हुआ है। आज इस महाघोटाले से देश न्यूज पर्दा हटा रहा है, पर्दाफाश कर रहा है और इस परिचर्चा में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, इस खास परिचर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त आईएएस डीएस डीएस राय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सुनील श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तौकीर रजा जी हमारे साथ हैं। तौकीर रजा जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी अपने सवालों की बौछार से हमारे सभी मेहमानों के साथ। तो आइए, सबसे पहले जो कि ये जो घोटाला है ये कांग्रेस कार्यकाल का है और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र शर्मा जी। हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि थी, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसे दिया जाना चाहिए था? तो अपने फायदे के लिए सरकार ने इस प्रकार के जो भू माफिया है, जो खनिज माफिया है और जो घोषित रूप से जो है मोटर माफिया है, उनको ये प्रोजेक्ट जो है मिलीभगत कर सरकारी अधिकारियों ने दे दिया है। और जो सरकार है, स्टेट सरकार जो छत्तीसगढ़ की है, उन्होंने मौन स्वीकृति दी है और आंखें मूंद कर देखती रही है सरकार। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? देखिए, आपने ये कहा कि इसमें भू माफिया और फलाना माफिया, ढिकाना माफिया, इन लोग सब शामिल हुए और आपस में बंदरबाट किया जी। आपने नाम नहीं बताया। मेरी जानकारी में ये इस तरह की कोई घटना है नहीं। और केंद्रीय आजीविका मिशन की का सिलेक्शन, चयन किस तरह से होता है, इस बात की जानकारी हमको है नहीं। और अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अधिकारी ने गलत किया है जी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नियम विपरीत जो भी कार्रवाई करते हैं जी, या नियम विपरीत जो भी लाभ लेने की कोशिश करते हैं, शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। इस बात में हमारी सहमति है, कांग्रेस पार्टी की सहमति है और पूर्ववर्ती सरकार की भी सहमति इसी विषय में थी। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भू माफिया है ये एक खेड़िया परिवार है। इसके मुखिया और मास्टरमाइंड जो है इस प्रोजेक्ट का है वो है वेंकटेश्वर खेड़िया। इन्हीं के पूरे परिवार ने ये षड्यंत्र किया और 6 कंपनियां तैयार करके ये 9 प्रोजेक्ट लिया है, जो 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और 20 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। और मज़ेदार बात यह है शर्मा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो कि आपने ये सवाल उठाया कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक पार्टी के, बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है। आपको ये आपके नॉलेज में डाल रहा हूं मैं कि प्रोजेक्ट सरकार का है, सरकार से पैसा लेके
ये जो मास्टरमाइंड है उनके पत्नी के नाम से सारे पैसे इसमें ट्रांसफर किया गया। मतलब सरकारी राशि प्रोजेक्ट के नाम पे कंपनी में लिया और कंपनी से सीधे पत्नी के नाम से ट्रांसफर किया। आपको लगता है कि ये बड़ा घोटाला है और निजी खाते में सरकारी राशि नहीं ले सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी। केंद्र की जो ईडी है, सीबीआई है और जितनी भी संस्थाएं हैं सक्षम हैं इन सब विषय में। जी ये कौन केवड़िया है जी और इसने अगर सरकार के साथ धोखाधड़ी की है जी और उसके साथ जो लोग भी संलिप्त रहे हैं जी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी, का पर्दाफाश होना चाहिए। जी जो भी योजना है वो उस योजना को जहां पहुंचना चाहिए वहां ही पहुंचना चाहिए, उनके हितों में ही उसका उपयोग होना चाहिए। अगर जी। दुरुपयोग किया गया है जी जैसा कि आप कह रहे हैं जी तो उसकी जांच की मैं भी मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इसकी जांच हो और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच के माध्यम से जांच की मांग की। अब मैं सीधे जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि डीएस राय साहब जो कि बहुत ही अपने ज़माने में प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर रहे, क्या इस प्रकार के जो ऑर्डर्स होते हैं इसके पहले क्या दस्तावेजों की छानबीन नहीं होनी चाहिए? जरूर होना चाहिए। जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती हैं जी और कंपनीज एक्ट के भी जो रजिस्ट्रार होते हैं या जो उनका पंजीयन करते हैं जी वो भी देखते होंगे जी। कि भाई एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर जी। 3-3, 4-4 कंपनियां बनाई जा रही हैं। हाँ उन कंपनियों की जो बेसिक जो कैपिटल थी, जी। जो खुद का उन्होंने पैसा लगाया हुआ ना कंपनी में, सरकार का पैसा तो बाद में मिला, तो वो बिल्कुल। पैसा कहाँ से आया, हाँ। उसके इनके रिटर्न्स देखे होंगे, उनकी ऑडिट रिपोर्ट देखी होगी बिल्कुल। और उसके बाद ही उन्होंने उस कंपनी को रजिस्टर किया होगा। हम्म और उस कंपनी को रजिस्टर करने के बाद जो सरकार के अधिकारी थे जो उस योजना को संचालित कर रहे थे, उन्होंने कुछ लड़कों की ट्रेनिंग के लिए हाँ। या उनके प्लेसमेंट के लिए ये राशि उनको ट्रांसफर की होगी कंपनी को। तो अधिकारियों की तरफ से भी ये लापरवाही हुई कि उन्होंने ये बात को नजरअंदाज कर दिया कि गिने चुने परिवारों के द्वारा, मोटर मालिक परिवार, खनिज परिवार या दूसरा परिवार जो आप बता रहे थे, ठेकेदारी वाला परिवार, जी यही लोग कंपनी बना रहे हैं। और क्या उसमें कंपटीशन हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल। क्या हाँ, उनको ओपन बिड निकालना चाहिए था, जी। सबकी बिड्स बुलाना चाहिए था जी। कि भाई कौन कंपनी किन शर्तों पे काम चलाएगी। बिल्कुल तो ये पिक एंड चूज कैसे हो गया, बिल्कुल। एक ही कंपनी को कैसे मिल गया? जी। तो ये सब बातें जांच का विषय है और जांच में ये बात सामने आएगी। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप में इनका कहना है कि जांच में ये सब सामने आएगी। एक और प्रश्न है, जिन अधिकारियों ने इस पर हस्ताक्षर किया, वर्क ऑर्डर पर हो या जो वेरिफिकेशन कराए गए, उस अधिकारियों को क्या दंड मिलना चाहिए? सबसे पहले उनको उनके उन पदों से हटा देना चाहिए। सबसे पहले उनको उन पदों से हटा देना चाहिए। और जो रिकॉर्ड है जी। उस ऑफिस का जी। जिसके द्वारा कंपनियों को 38 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया जी। और 20 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया, जी। उस रिकॉर्ड को भी सीज कर लेना चाहिए। उसके बाद जी। जो स्टेट की ईओडब्ल्यू है वहाँ हाँ। की, छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू है, हाँ। या छत्तीसगढ़ की जो विजिलेंस है, जी। या चूंकि भारत सरकार का पैसा है जी। तो इसमें सीबीआई भी दखलंदाजी कर सकती है, जी। उनको अपनी जांच तत्काल शुरू करना चाहिए। उन अधिकारियों को तत्काल अपने प्रमुख सचिव से लेकर नीचे तक, जिला अधिकारी तक, जी। सबको अपने पदों से हटा देना चाहिए। जी, मैं पाठक जी के पास ले जाना चाहूँगा। पाठक जी, आपके क्या सवाल होंगे? जी के जैसा कि अभी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो हैं डीएस राय साहब, उन्होंने जो बात कही कि वो जो दस्तावेज हैं सबसे पहले उन्हें सीज करना चाहिए। चूंकि केंद्र का मामला है, केंद्र से राशि जारी हुई है आजीविका मिशन की, तो इसमें सीबीआई का भी हस्तक्षेप हो सकता है। और चूंकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण भी है तो ईडी का भी हस्तक्षेप होना इसमें लाजमी हो जाता है। मेरा सवाल सुनील श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक राशि, एक योजना के तहत एक मिशन की राशि जारी की गई। सबसे पहला सवाल कि वो जो दस्तावेज लगाएगा उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए, जैसा कि सवाल जय श्रीवास्तव जी ने भी कहा था, उन दस्तावेजों की जांच किए बिना एक परिवार की 6 कंपनियों को प्रोजेक्ट दिया जाना किस श्रेणी में आता है? और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए जो राशि जारी की गई है, यदि उस मद में उस राशि का खर्च ना करना, निजी उपयोग में ले आना, उस राशि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, किसी दूसरे मद में इस्तेमाल करना, कानूनी भाषा में किस किस तरह के अपराध की श्रेणी में यह आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो राय साहब ने कहा है इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। विभाग को क्या करना चाहिए कि उन दस्तावेजों को सीज करके
एक जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है उस इंक्वायरी को करना चाहिए, और इस इंक्वायरी के अंदर जो लोग दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध धारा 197 की अनुमति के लिए शासन को लिखना चाहिए। बिल्कुल। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि जो विभाग के प्रमुख हैं या चीफ हैं अपराधियों को बचाना चाहते हैं, उनकी भी साठगांठ है। बिल्कुल। अब रहा एक परिवार के मामला और उनकी बात, तो उस परिवार को जो लोग इंटाइटल नहीं थे, किसी भी काम करने के लिए एक नाम्स होते हैं और उनके इंटाइटल कौन व्यक्ति होगा कौन नहीं होगा, इस बात को उस नाम में तय किया जाता है। यदि ये चीज नहीं देखी गई है और एड्रेस एक ही जगह का है, तो प्रिलिमिनरी जिन लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, वेरिफिकेशन किया है, सत्यापन किया है, बिल्कुल निश्चित ही वो लोग भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि ये अपराध कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। बिल्कुल। तो सबसे पहले वो जो दस्तावेज बनाए गए कंपनी एक्ट के अंदर, जैसा कि राज साहब ने कहा था, तो कंपनी एक्ट से अंदर जांच की शुरुआत होना चाहिए कि कंपनी एक्ट के अंदर एक ही परिवार के लोगों को आपने किस आधार पर एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड करके उनको परमिशन दी या प्रमाण पत्र दिया। ठीक, उनके वेरिफिकेशन के बाद अब सवाल उठेगा कि वो कौन कौन लोग थे, इस कंपनी में काम करने के लिए इंटाइटल थे कि नहीं थे। तो उन लोगों का भी एक्सपर्ट लोगों से जांच कराकर ये तय करना पड़ेगा कि कंपनी के नाम के अनुसार जो आजीविका मिशन दी जा रही है वो इंटाइटल थे कि नहीं थे। ये सब चीजें आ जाएंगी। अब इसके अंदर आप कहेंगे कौन सी धारा लगेगी, तो इसके अंदर सबसे पहले लगेगी 420, 67, 68, 120 और 406। ये क्या है, सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना गरीबों के लिए निकाली है। बिल्कुल। किसी का हक मार के किसी को देना अपने आप में एक सीआरपीसी के तहत अपराध तो है ही, एक मोरल अपराध भी है। क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको ये नहीं मालूम कि इस योजना को आयोजित किए हुए किस तरीके से क्या काम किया जा रहा है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो मेरा इसमें सीधे मानना है कि सीबीआई की जांच तो मुख्यमंत्री कहेंगे तो तुरंत हो जाएगी जी। या कोई पिटीशन लगाएगा हाई कोर्ट के अंदर तो हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगा कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। बिल्कुल। अब चूंकि ये स्टेट लेवल का मामला है तो इसमें निष्पक्षता कैसी रहे, पारदर्शिता कैसी रहे, आम जनता में विश्वास कैसे बढ़े कानून के लिए, प्रधानमंत्री की छवि कैसे स्पष्ट हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सीबीआई जांच कराएं। बिल्कुल। क्योंकि सीबीआई जांच से लोगों को आज भी भरोसा है। आपने देखा होगा कई घोटाले हुए, नर्सिंग घोटाला हुआ, आपके व्यापम घोटाला हुआ, कुछ भी हुआ तो निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच होके पारदर्शिता बढ़ती गई है, लोगों के सामने रिजल्ट आया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर काफ़ी शासन के लोग, प्रशासन के लोग, प्राइवेट लोग, इन सब में जो बंदरबाट हुई है उसका पर्दाफाश करने के लिए आवश्यक है कि सीबीआई जांच निश्चित रूप से हो। लेकिन श्रीवास्तव जी, जैसा आपने कहा कि ये धाराएं लगेंगी, धाराओं का आपने बताया है, सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो कूट रचित दस्तावेज बना करके, फर्जी कंपनी बना करके एक स्थान पर, एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड करा करके 38 करोड़ का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 20 करोड़ की राशि ले सकते हैं, तो वो इस मामले में कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा तो होगा कि यदि फंसेंगे तो बचेंगे कैसे। तो उनके लिए क्या प्रावधान, क्या सजा का प्रावधान है, कितनी सजा इन धाराओं में, मैं चाहूंगा दर्शकों को आप वो भी बताएं। देखिए, उनको जो करना था वो डॉक्यूमेंट्री कर चुके हैं। अब उनके पास कोई भी अख्तियार या अधिकार नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? जिस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने फर्जी तरीके से अनुमति ली वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आज तक सीज हो जाने चाहिए। सीज होने के बाद उनको एग्जामिन होना चाहिए कि किस कंपनी रजिस्ट्रार ने उसको रजिस्टर्ड किया है, किस कंपनी रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन किया है और किस माध्यम से हुआ, उसके नाम पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उन सबको जब्त करने के बाद उनकी स्क्रूटनिंग होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। तो वो जो सेक्शन लगेगा 67-68 लगेगा, जिसके अंदर 10 साल की सजा कानून के प्रावधान के तहत है। जब 67 और 68 धारा लग जाती है तो 420 धारा जो कि एक फ्रॉड कहलाई जाती है, धोखाधड़ी कहलाई जाती है, वो ऑटोमेटिक लग जाती है। अब जब 3 से 4 लोग या 5 लोग या 10 लोग या पूरी एक गैंगस्ट होती है तो धारा 120B का भी प्रावधान है। चाहे उसके अंदर छोटा अपराध हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे अकाउंट होल्डर ने अकाउंट को आइडेंटिफाई किया हो, वो व्यक्ति भी दोषी पाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ सामूहिक चीज होती है तो उसका सामूहिक रूप से 120B के अंदर पूरी धाराओं को कलेक्ट करके प्रावधान करके वो केस को तैयार किया जाता है। जी जी, जय श्रीवास्तव जी। अब मैं जिनसे बात करनी है, तौकीर राजा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आपके पास आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है? एक
फर्जी दस्तावेजों से प्रोजेक्ट को हासिल करना, सुनियोजित तरीके से प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए दस्तावेजों को तैयार करना, और ये जो कंपनी है, 6 कंपनियां, इनके जो मालिक है ये सब आपस में रिश्तेदार होना। दूसरी बात यह है कि इनके मूल बिजनेस है भू माफिया, खनिज माफिया और मोटर माफिया का। इनके एंट्री इतना पवित्र जो मिशन है आजीविका मिशन, इसमें होना, और एक ही जगह पर 9 प्रोजेक्ट का मतलब 6 कंपनियों को 9 प्रोजेक्ट मिले हैं, और 9 की 9 प्रोजेक्ट को एक ही जगह से संचालित किया जा रहा है, और उसके रेंट भी लिया गया है। जो ट्रेनिंग के नाम पे और प्लेसमेंट के नाम पे जो पैसे सरकार ने दिए हैं उसे निजी खाते में ट्रांसफर कर दिया गया, बंदरबाट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। तो क्या लगता है आपको इस प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए? देखिए, मैं एक शेर से अपनी शुरुआत करूं जी। मिल सारी बूंदें मिलकर खूब सारी बूंदें समंदर बनता है। बिल्कुल। आदमी अपने काम से सुंदर बनता है, आदमी अपने काम से सुंदर बनता है। बिल्कुल। कांटों पर से होकर गुजरना पड़ता है, बिल्कुल। कांटों कर गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई सिकंदर बनता है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि माननीय मोदी जी का अगर आप देखें तो मोदी जी ने जो कार्य किया वो कहां से, देखिए कहां से पहुंचकर आज वो इस मुकाम तक पहुंचे, और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हाँ। आजीविका, जो आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं आपको इसका पूरे चैनल को और आपके पूरे चैनल के वरिष्ठ जनों को मैं बधाई देता हूं। ऐसे मुद्दों को उठाना बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि ये गरीबों का एक आजीविका मिशन जो माननीय मोदी जी ने चलाया था, गरीबों के स्वप्न पूरा करने का मिशन चलाया था कि वो लखपति बने, गरीब लखपति बने। क्योंकि आज 140 करोड़ की आबादी है, सबको आप रोजगार नहीं दे सकते, बिल्कुल, सकते, सबको कार्य, सबको नौकरी देते, तो कम से कम अपने बल पर खड़े होने के लिए। आपने देखा इन्होंने, अभी आपने हमारे जो वरिष्ठ IAS हमारे राय जी का भी मैं बड़ा अच्छा सुन रहा था, हमारे अधिकारी श्रीवास्तव जी का भी सुन रहा था जी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसकी चीज दी, और सारी लगभग चीजों को आपने जो बताया इन्होंने भी बहुत कानून के तहत इन्होंने खोल दिया इस मामले को। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फ्रॉड ही नहीं है, इन्होंने गरीबों का हक में डाका डाल के उनके सपनों का कत्ल किया है। बिल्कुल, ये छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल। तो इन्होंने, देखिए एक्चुअली इसका कारण क्या, अगर इसके जड़ में जाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि इनके कांग्रेस के डीएनए में सब चीजें हैं। इसी कारण से इनके शय प्राप्त था, और इसी कारण से अधिकारी भी भय मुक्त होकर अपराध कर रहे थे, भय मुक्त होकर कर रहे थे, जिसका आप ये एक छोटा सा उदाहरण आपने देखा होगा। जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूपेश बघेल के 109 घोटालों को खुलेआम उजागर किया था, और इनके पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने DMF घोटाला जो इनके शासन में हुआ था उसको घोटाला निकाल दिया था, बता दिया था, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया था। ये स्थिति इनके यहाँ रही है, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं थे। इसी कारण से जनता ने देखा कि सारी योजनाएं आ रही हैं, केंद्र की सारी योजनाएं आ रही हैं, केंद्र का सारा पैसा आ रहा है, लेकिन ये उस तक पहुंचाने को कहीं कोशिश ही नहीं करता, और वो पैसा बीच से खा लिया जाता था। यही कारण था माननीय मोदी जी ने ऐसी स्कीमें लाई, खासतौर पर जैसे किसान भाइयों की आपने देखा होगा, उनके खाते में सीधा पैसा डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये उसकी फाइल प्रोसेसिंग के तहत कहीं ना कहीं घपला घोटाला कर रहे थे। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें भी इन्होंने जो है अपनी फाइल प्रोसेसिंग के तहत उसको कहीं पहुंचने दे दिया, साथ ही साथ उस जो योजना अमले जाना था, अपने राज्यांश को देना था, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इनकी इच्छा शक्ति ने सिर्फ ये देखा कि कहां से किस प्रकार से घोटाला कर ले और अपनी जेबें भर ले। अरे आपने ये देखा होगा, इसके साथ साथ मैं तो माननीय सुरेंद्र शर्मा जी अभी नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी से कांड में देखिए, और उसके सबूत जो है माननीय भूपेश बघेल जी बोलते रहे, लेकिन उस जो सबूत है उस पर भी घोटाला कर दिया, और उसके सबूत भी खा गए भूपेश बघेल जी। आप अंदाज लगाइए, इन्होंने कोई कहीं किसी को बख्शा नहीं। आपने देखा होगा कि कोयला, तो ये जो बड़े बड़े घोटाले थे हुए बच्चों के पोषण के घोटाला इन्होंने कर दिया।
तो कहीं इनको बख्शना नहीं चाहिए। और हमारी सरकार जो है, मैं अपनी सरकार की तरफ मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार बिल्कुल इस पे जांच कराना शुरू कर दी है। अब ये भी मामला जो आपने उठाया है, इस पे भी जांच होगी और अपराधियों को जेलों के शीर्षों के पीछे पहुंचाया जाएगा और जेलों में ठूसा जाएगा जिस प्रकार से ये हरकतें करे हैं। एक से एक घोटाला बढ़कर घोटाला किया है और पूरे देश में सबसे बड़ा अगर घोटालों का राज्य बना दिया है, वो महाघोटालों का राज्य बना दिया है, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। कांग्रेस के ही घोटाले हैं, ये उनके पाप है जो फूट रहे हैं अलग अलग तरीके से। और आप देखिएगा हमारी सरकार इनको जेलों में बिल्कुल ठूसेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी। मैं ये चाहूंगा कि आप अभी लाइव है और हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से आप वादा कीजिए कि ये सरकार कांग्रेस की थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप इनको जेल में डालेंगे, इनके कम से कम निष्पक्ष जांच करवाएंगे। दूसरा, हम वादा करते हैं कि जब तक ये अपराधी उनके सही मुकाम पर हम नहीं पहुंचाए तब तक हम इसमें लगे रहेंगे। इसको एक मिशन के रूप में, मोदी जी के जो मिशन है वो वंचित दलित शोषितों को रोजगार देना चाहते हैं, इसी को देखते हुए उन्होंने आजीविका मिशन योजना चालू की। उस पर पलीता लगाने वाले को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन सरकार आपकी है, जांच आपको करनी है। तो आप एक हमारे दर्शकों को उनके सामने वादा कीजिए कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा घोटाला हो गया है और ये घोटाले को भी हम बिल्कुल जांच करने जाएंगे। और बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होकर रहेगी और जो घोटाला किया निष्पक्ष जांच होगी। ये भी बता दे रहा हूं आपको, निष्पक्ष एक एक जो भी घोटाले हुए उसकी निष्पक्ष जांच होकर उसके पीछे जो भी आदमी, चाहे अधिकारी हो चाहे वो जो कंपनीज के लोग हैं, उनको सजा होकर रहेगी और हमारी सरकार उनको सजा दिलाकर रहेगी। तौकीर रजा, क्षमा चाहूंगा जय श्रीवास्तव जी। तौकीर रजा जी, जैसा आपने कहा कि आपकी सरकार है और ये आपसे अपेक्षा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन की बात करती है, सुचिता की बात करती है, तो इसलिए ये सवाल और ये अपेक्षा आपसे इसलिए की जा रही है तौकीर रजा जी कि क्या जिस आश्वासन के साथ में कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आप छत्तीसगढ़ में देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन रहेगा वहां पर, तो इस अपेक्षा पर कितने खरे उतर पाएंगे जनता की अपेक्षाओं पर? इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है कि आप जनता को भरोसा दिला पाएंगे कि कोई भी हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार में घोटाला हुआ हो या वर्तमान में कोई घोटाला करने की मंशा रखता हो, उस पर आपकी सरकार का रवैया कैसा रहेगा, ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब विष्णुदेवी साय को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो लोगों ने इसी बात को देखा है कि वो सहज सरल है। आपने इनके बारे में मैं एक जानकारी और दे दूं, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी। आज भी उनका मकान देखेंगे वैसी की वैसी जस का तस है। आज जो उनको मकान मिला था जो उनके विधायकी कार्यकाल में, वो मकान आज भी है, उसमें वो रहते रहे हैं। तो आप अंदाज लगाइए वो कितने सहज सरल के साथ साथ ईमानदार भी हैं और साथ ही साथ वो इस प्रकार से घोटालोबाजों से नफरत करते हैं। और हमारी सरकार तो देखिए, हम जो सुचिता की राजनीति करते हैं, हमारा पहला नियम यही है कि हम पहले विकास करेंगे और साथ साथ अगर कोई घोटालेबाज होगा, हमारी सरकार में भी अगर कोई घोटाला होगा, हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। कोई भी अपराधी जो है, चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो किसी ठेकेदार के रूप में हो, जो काम करने वाली कोई एजेंसी के रूप में हो, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। और पूर्ववर्ती सरकार में खासतौर पर महाघोटाले जो इतने सारे घोटाले हुए हैं, घोटाले पे घोटाले हुए हैं, हम सबकी जांच करा रहे हैं और सबको बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराकर उनको जेलों में ठूसने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मैं बाबूलाल शर्मा जी से शर्मा जी के पास आऊँ इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट के जो वर्तमान एमडी है पद्मिनी भोई साहू जी, उनसे हमने लगातार संपर्क किया कि आपका पक्ष यहाँ पर हम जानना चाहते हैं, हम पत्रकारिता धर्म निभाना चाहते हैं, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन लगातार संपर्क के बाद भी पद्मिनी भोई साहू जी हमारे सामने नहीं आए और प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके लिए हम लोग कोशिश और करेंगे कि अगले एपिसोड में फिर उनसे जानकारी लेंगे। कारण क्या है, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगी थी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, हमारे पास भिजवाइए, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उनको मेल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ऐसा लगता है कि शायद वो कार्रवाई करने से डर रही हो या प्रतिक्रिया देने से डर रही हो। लेकिन जैसे कि हमारे जो लोक अभियान अधिकारी जो है उन्होंने कहा कि यदि आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तब भी आप दोषी है।
अब हमने स्टोरी चला के पूरी जो घटनाक्रम है, घोटाला की जो नींव है, वहाँ से लेके पूरी मंजिल तक हमने बता दिया है किस प्रकार के घोटाला इस पर किया गया है। तो इससे शायद अब प्रतिक्रिया लेने के हम कोशिश करेंगे, अगर वो प्रतिक्रिया देना चाहती है कि आगे क्या कार्रवाई करेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इसको लगातार इसको प्रसारित करते रहेंगे। अब मैं आता हूं बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो मैदान छोड़ गए हैं, उनको लगा कि मामला कांग्रेस का है, इसीलिए जो है इस पर बोलना उचित नहीं है। हमने पूरी तरह से जो है जो अधिकारी है उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और कांग्रेस को मौका दिया कि वो उनके पक्ष रखे, लेकिन उसमें वो विफल रहे। और मुझे शायद लगता है कि उनके पार्टी का भी कोई ना कोई प्रेशर होगा कि आगे जवाब देना पड़ेगा कितना बड़ा घोटाले के विषय में आप सही बोल नहीं पाए। तो शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं अभी तक जो देख रहा था, न तो आवाज आपकी आ रही थी, न कोई ये था, न मेरे बार बार कट रहा है उधर से, तो मेरे को तो आपका पूरा मुद्दा ही समझ में नहीं आया अभी। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, आप सुन लीजिए कि 6 कंपनी, एक ही परिवार के रिश्तेदारों के सदस्यों के द्वारा 6 कंपनी तैयार की गई आजीविका मिशन से प्रोजेक्ट लेने के लिए। ये कंपनी जो है ये भू माफिया के रूप में काम करती है, मोटर माफिया के रूप में काम करती है और खनिज माफिया के रूप में काम करती है कंपनी है। और इन कंपनियों के जो मालिक है इन्होंने सुनियोजित तरीके से जो है षड्यंत्र पूर्वक दस्तावेजों का निर्माण कर अवैधानिक रूप से प्रोजेक्ट प्राप्त किया 38 करोड़ का आजीविका मिशन का, जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से रोजगार दिया जाना चाहिए था। उसमें पैसा लेके निजी खातों में ट्रांसफर करके उपयोग किया गया है। मसला ये है, आप बताइए। ये कौन कह रहा है? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये जो आप बोल रहे हैं, हाँ, ये कौन कह रहा है? नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, पूरा आरटीआई से निकाला हुआ डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स कह रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, जिसे आपको जो प्रोमो में भिजवाया गया उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया भी गया था, और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। कोई है तो निश्चित रूप से जो है वर्तमान सरकार इसकी जांच कर ले, हाँ, या सरकार इसकी जांच कर ले, जो उसको मतलब समझ में आएगा, तथ्य समझ में आएगा, हाँ, प्रमाणित होगा, तो हाँ, उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। हाँ, सीधा सा ये मामला है, ये सीधा मामला है। और इसमें डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, और इतने सारे एविडेंस है कि जैसे कि मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि 6 कंपनियों को 9 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इसका रूल ये है कि ABC कैटेगरी तैयार किया गया, इसका गाइडलाइन में इसके है कि ए सबसे जो ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनी होगी वो A कहलाएगा, जो उससे कम टर्नओवर वाली वो B कहलाएगा, और सबसे कम टर्नओवर वाली जो कंपनी है उसको C का दर्जा दिया जाएगा। और A के रहते हुए B को प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा, B को रहते हुए C को प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सारे जो 6 कंपनियां ये C कैटेगरी के हैं। A और B उसमें उपलब्ध होने के बावजूद C कैटेगरी को ये दिया गया है। और इसमें एक जो भूमिका है वो मैं आपको और जानकारी देता हूं कि ये प्रोजेक्ट देने से पहले इन कंपनियों के दस्तावेज को तैयार इस ढंग से किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को वो ले पाए, लेकिन वो B या A कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसके लिए टर्नओवर दिखाना था। लेकिन जितने भी दस्तावेज और तैयार करना चाहिए था वो सारे दस्तावेजों में से अधिकतर दस्तावेज फर्जी है। इसका एक उदाहरण यह है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो रेंट से स्पेस को दे रहे हैं, तो देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। मतलब किराए से जो दे रहे हैं वही किराए से ले रहा है, और अधिकतर जो है एक ही स्पेस को किराए से दिखाया गया और उसके रेंट के रूप में 2.5 करोड़ रुपया लिया गया। तो ये पूरे जो प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट को लेने के लिए दस्तावेजों का निर्माण किया गया, क्योंकि इनके इस कंपनियों के तासीर ये नहीं था, ये दूसरे फील्ड में काम करती है, और वो कंपनी को इस आजीविका मिशन के प्रोजेक्ट दिलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और इस पर जैसे आपने कहा, इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए जब हमने वहाँ के MD से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है मुझे भेजिए। हमने भेज दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। खैर, आपने कहा सीधा मामला बनता है। अब एक और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 6 की 6 कंपनी ने ऐसे कंपनियों को परचेस ऑर्डर दिया है 5 करोड़ रुपए का, जिसके GST फर्जी है, यानी सर्च करने पर वो मिलता ही नहीं है, GST है ही नहीं है।
एक कंपनी जिसमें 2 कंपनियों को दिया गया, उसमें एक कंपनी के जीएसटी जो उसमें उल्लेख है उसमें एक डिजीज है ही नहीं। ये सब वेरिफिकेशन के बिना डिपार्टमेंट ने उनको ये सारे प्रोजेक्ट इसीलिए दिया गया क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होना था। हमारे पास पूरे इसके बैंक डिटेल भी है। मनी लॉन्ड्रिंग हुआ इसमें कैसे है कि 6 कंपनियों ने 9 प्रोजेक्ट लेके 2 कंपनी को परचेस ऑर्डर दे दिया और 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। और वो 5 करोड़ रुपया जो है वो जो इसके मास्टरमाइंड है वेंकटेश्वर खेड़िया, उनके पत्नी प्रीति खेड़िया के नाम पे ट्रांसफर किया गया है। तो ये सीधे सीधे जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और भ्रष्टाचार का केस है। डॉक्यूमेंटली एविडेंस हमारे पास है। आप डिपार्टमेंट को चाहिए इस पे क्या कार्रवाई वो करती है, हम उस पर नजर रखेंगे। अब शर्मा जी पूरे विस्तार पूर्वक आपको मैंने बता दिया है, थोड़ा सा और बताइए कि इसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए। मैं पहली बार ऐसा डिबेट देख रहा हूँ श्रीमान, मुझे माफ कीजिएगा जी, जिसमें बोलने कम दिया जा रहा है, बोल ज्यादा रहे हैं आप। नहीं आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए। आप अपनी तरफ से जितना जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं, तो इसलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ ना कि डिबेट इस तरह से नहीं होता। आप प्रश्न करते मैं उसका जवाब देता। नहीं शर्मा जी, मेरा ये कहना है आपने एक सवाल उठाया था कि मेरे को इसके विषय में जानकारी नहीं है। मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया है, आपके साथ साथ दर्शकों को भी जानकारी दे दिया ये मामला है क्या। अब आप बोलिए, पूरा टाइम आपको दूंगा, जितना बोलना है बोल लीजिए। आप बात तो सुनिए, मेरे को बोलने तो दीजिए जी। ऐसा लग रहा है मुझे, आप उसको समझिए मेरी बात को जी। कि आप एलिगेशन ये आप लगा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है आपकी भाषा से। इसलिए जो है जवाब देने में कठिनाई हो रही है कि आपके एलिगेशन का मैं क्या जवाब दूं। यदि कोई ऐसी बात आती है कि किसी प्रकार की जांच हुई है जी। और उस जांच का निष्कर्ष आया है, उस जांच का निष्कर्ष आया, आपके पास कोई जानकारी है उससे कुछ कहना नहीं मुझे, लेकिन अगर कोई जांच हुई होती है उसका निष्कर्ष आया होता तो मैं कुछ कह पाता। ये एलिगेशन आपका है, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ उपलब्ध होंगे, आपने आरटीआई से निकाला है, ये विषय डिबेट का बनाया है आपने, आपका टीवी चैनल है इसलिए। लेकिन जो है इसका जवाब मैं इस रूप में कैसे दूं। मैं तो एक ही चीज कह सकता हूं ना, इसकी जांच होकर के इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस हो गया। बस ठीक है, हम यही चाह रहे थे, लेकिन आपने सवाल को रेस किया है कि इसमें आपको जानकारी नहीं है, तो मैंने पूरे ब्रीफ किया आपको ताकि आपके जानकारी में हो ये मसला है क्या। ब्रीफ तो आप पहली बार कर चुके थे, अभी जो दोबारा जब आपने बोला मेरे को बोलने नहीं दिया। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें आपके एलिगेशन का मैं जवाब नहीं दे सकता। अगर ये जांच के बाद कोई निष्कर्ष का रिपोर्ट होती है आपके पास में, उस पर मैं जवाब दे सकता। मैं आज 50 साल मेरे को पत्रकारिता करते हो गया जी। मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आपके पास आरटीआई के कागज हैं, तो ये आरटीआई के कागज उन संबंधित अधिकारियों को आप दे देते और उनसे जांच की मांग करते। आप कहते हैं कि जांच नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कोर्ट में चले जाइए। इसमें ये डिबेट का विषय जो बना है इसमें जरा देखिए, हमारा काम कोर्ट में, बाबूलाल जी पत्रकार का काम कोर्ट में नहीं। आप इसको ठंडे दिमाग से आप सोचिए, मैं सब कुछ बता चुका हूं कि मैंने उस अधिकारी से बात की, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको उपलब्ध कराया। अगर आपके मन को लगी हुई बात है जाते हैं, मैं भी 1-2 बार कोर्ट जा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, विस्तृत बात। लेकिन आपका जो डिबेट का विषय है ना, वो आपका अपना निजी विषय है कि भाई इन परिवार ने जो है इसने घपला किया है। और ये सरकार, आपने देखी कितना एक मजबूत बात कही कि ये सरकार आंख मूंद कर बैठी रही। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये कोई जांच में तो आया नहीं होगा, या आरटीआई में तो नहीं आया होगा, ये सरकार आंख मूंद के बैठी रही। इसलिए मुझे जरा तकलीफ हो रही है। शर्मा जी क्षमा चाहूंगा, आपकी बात बीच में काट रहा हूं। मेरा एक प्रश्न है और जिज्ञासा भी है मेरी कि चूंकि हम जिस संस्थान से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, सामाजिक चेतना का विषय है और सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि पिछली पूर्ववर्ती सरकार में इस तरह का कोई कृत्य हुआ है और वर्तमान में संज्ञान में आया है, तो वर्तमान अधिकारियों के संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी चूंकि हमारी है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपसे वो जिज्ञासा है कि वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था, यदि वो हुआ है, तो उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनको, क्या उन्होंने अपनी मंशा के स्वरूप ऐसा किया है, क्या उनका निजी हित कुछ था ऐसा, या फिर अब जो वर्तमान में एमडी हैं, जब उनसे कहा गया कि आप अपना पक्ष दीजिए, क्या आप इसमें जांच करेंगी या नहीं करेंगी, तो उन्होंने उस पर चुप्पी साध ली है। इसका क्या आशय समझा जाए, केवल वो जिज्ञासा आपसे जानना चाहते हैं आदरणीय शर्मा जी। मेरी जिज्ञासा पहले आप समाप्त कीजिए जी कि आपने ये बात शुरू में कही कि सरकार आंख मूंद के बैठी रही जी, ये तो व्यक्तिगत आपकी तरफ से आक्षेप हुआ ना, तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? कैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई
सरकार आंख मूंदी थी कि नहीं मूंदी थी, कि उसी ने करवाया था नहीं करवाया था। ये तो हर सरकारों में भ्रष्टाचार का नाम तो कभी बंद हुआ नहीं है जी। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा कि आज शर्मा जी, हम शर्मा जी कर रहे हैं। शर्मा जी, कब बंद हुआ है बताइए। शर्मा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जैसे कहा कि 50 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वागत है। मैं इस विषय में आपसे एक ये चाहूँगा, सुझाव चाहूँगा कि सवाल से पहले अभी तक जो है फास्ट ये जो सवाल था सबसे एक बार मैं खाली ब्रीफ कर रहा था कि घोटाला है क्या, मैं सवाल पे आता। जो आपने कहा है कि आंख मूंद कर बैठी रही सरकार, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि जो सवाल से पहले आपने आरोप लगा दिया कि मेरा ये निजी मामला है। मेरा कोई निजी मामला नहीं है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार को आप निजी मामला निरूपित नहीं कर सकते। मैंने एक मिनट आप मेरे सुनिए, मैं समझ चुका हूँ, आपने आपको सुनिए, एक मिनट सुनिए आप। मेरे शब्द मत डालिए मेरे मुंह पे, मैंने निजी मामला नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है इसमें, आपने कहा है ये आपका निजी मामला। मैं आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आप मेरे से निजी विचार का। हाँ, निजी विचार का ठीक हो सकता है। हाँ ठीक है, मैं आपसे बहुत विनम्र पूर्वक ये कहना चाहूंगा। अंतर होता है। एक मिनट शर्मा जी, सभी को उन्होंने शोकस नोटिस दिया 50,000 रुपया दंड देने के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद उनसे 50,000 रुपया वसूल ना करते हुए उनको सेकंड राशि भी रिलीज कर दिया गया। मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले क्या था कि आपने ये कहा कि इस विषय पे हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैं ब्रीफ कर रहा था। मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं कि क्या निजी खाते में सरकारी राशि को ट्रांसफर करना यह अपराध नहीं है? क्या शासन ने जब काम चालू नहीं हुआ, बड़े पैमाने पे पैसा दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने शोकस नोटिस दिया है, शोकस नोटिस के बाद उनसे 50,000 रुपए की रकम वसूली नहीं करना चाहिए था? उनको ये प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं करना चाहिए था? उनके द्वारा जो बैंक गारंटी दिए गए उसको राजसात नहीं करना चाहिए था? कि इन सब चीज़ों को होने के बावजूद, सामने होने के बावजूद उनको और इंस्टॉलमेंट के रूप में जो राशि है वो दे दिए गए? क्या ये आंखें बंद करके कार्य करना नहीं बोला जाएगा? देखिए सारी बातें जो है मेरी बात पर आ गई। मैंने कहा ना जांच हो जानी चाहिए जी। जांच के निष्कर्ष आने के बाद ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। जांच के निष्कर्ष तो आएंगे तब तो आप उसकी जांच करवा दीजिए, किसी से कह के, किसी से बोल के, किसी से रिक्वेस्ट करके कि आप इसकी जांच कर दीजिए। अगर जांच नहीं करते तो फिर शर्मा जी, मैं बहुत ही माफी के साथ में कहूंगा, हमारे पास एक ही जो माध्यम है वो है चैनल है, एक ही माध्यम है वो है आप लोग हैं। आप लोगों के माध्यम से जो है मैं सरकार को जो है जानकारी देना चाहूंगा, सरकार को आगाह करना चाहूंगा कि इस पर जांच बिठाए। मैं कोई बड़ा अधिकारी नहीं हूं, मैं किसी से अनुनय विनय करने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे पास जो माध्यम है उसी माध्यम से मैं जांच कराने की मांग रखूंगा, ये मेरा अधिकार है और वही मैं कर रहा हूं। चलिए पाठक जी, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल, वापस आते हैं शर्मा जी आपके पास में, और इस समय आना चाहूंगा सुनील श्रीवास्तव जी। जो बात सामने है, जैसा बार बार सुनील शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि जांच होगी बात आएगी, जांच होगी बात आएगी। जैसा कि अभी संज्ञान में भी मामला जो है सारे संज्ञान में आ चुका है कि जब उनको पहली राशि जारी की गई और उन्होंने उस पर कार्य नहीं किया तो उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया, 50,000 का अर्थदंड दिया गया। लेकिन ये जो मामला अब आगे बढ़ा कि उन्होंने अर्थदंड जो था वो नहीं दिया, यहां बजाय इसके उनको उस कार्य की, उस प्रोजेक्ट की सेकंड राशि जारी कर दी गई है। तो ये अधिकारियों की मिलीभगत जाहिर करता है या फिर जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया था उनका रसूख जाहिर करता है? देखिए इसमें क्या है, जिन लोगों ने 50,000 रुपये जारी करके दूसरी इंस्टॉलमेंट देने की कोशिश करी जी, इसका मतलब ये हुआ कि वो सेटिस्फाई हो चुके थे कि जो कंपनी चल रही है या जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। तब सबसे पहले जांच का विषय ये हो गया कि किस आधार पे, किस वजह से, किन लोगों को वो 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जारी की गई। हाँ। अब क्राइम 50,000 रुपए का नहीं, 50,000 अर्थदंड दिया, चलिए अर्थदंड दिया, अर्थदंड दिया तो इसका तात्पर्य होता है कि वो ये समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोई घपला हुआ। बिल्कुल। अब जब अर्थदंड की बात आ चुकी है तो जो उनके नाम के खिलाफ कोई बात हुई तो अर्थदंड देना इतने बड़े अमाउंट पे कोई तीसरी नहीं होती है। इसके लिए आपको जब ये समझ गए थे या ये आप तय कर चुके थे कि जिन पे अर्थदंड दिया उनने घपला किया, तो आपको FIR करनी थी। और इस चैनल के माध्यम से
में पद्मनी साहू जी जो उनके आज नॉलेज में ये बात आ चुकी है जी। यदि आज के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी तो ये माना जाएगा कि वो दोषियों को बचाना चाहती हैं बिल्कुल या किसी के दबाव में आना चाहती हैं। बिल्कुल। क्योंकि अभी तक तो उनको जानकारी थी नहीं थी ये एक अलग मैटर हो गया, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। क्योंकि आज चैनल में ये बात उठ चुकी है तो उनको सो मोटो संज्ञान लेके जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के बाद उनको एफआईआर करनी चाहिए। यदि वो सब ऐसा नहीं करती हैं तो जो कहना है या करना है ये सब आम जनता समझ रही है कि क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल। यहाँ डीएस राय साहब, एक बात जरूर है यहाँ पर कि अधिकारियों ने दस्तावेज की जांच नहीं की, क्योंकि बाद में मामला का खुलासा हुआ कि वो सारी कंपनियां एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड हैं, वो एक कंपनी एक व्यक्ति ले रहा है, वही व्यक्ति दूसरे को दे रहा है। इस तरह के जो मामले थे, क्या जो शब्द जिस शब्द पर मीमांसा की आवश्यकता है, आंख मूंद कर, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, यदि इस तरह की गतिविधियों में वो संलग्न होता है कि अपने किसी व्यक्ति को किसी कारण से लाभ पहुंचाना चाहता हो, तो ये कदाचारण की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वास्तव में किसी अपने को लाभ पहुंचाने की मंशा से सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया? देखिए, जब तक कि उस डिपार्टमेंट की या उस कॉरपोरेशन की जिसकी वो एमडी है महिला जी, उनकी फाइल को जैसे मैंने कहा जब्त करके और उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता, तब तक किन किन स्टेजेस में स्क्रूटनी हुई, किन बातों की स्क्रूटनी हुई, उस जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है कंपनियों की, बड़े बड़े काम के लिए पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर फाइनेंशियल बिड ली जाती है, फिर टेक्निकल बिड ली जाती है, उसके बाद उसकी कंपनी की योग्यताएं देखी जाती हैं, और फिर उसमें L1 जिसको लोएस्ट 1, लोएस्ट 2, लोएस्ट 3 जिसको आपने ABC कहा था, बिल्कुल, तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। अब यदि उस कंपनी ने पैसे लेके किस समय पैसा लिया, कितने दिन तक कुछ काम नहीं किया, क्या किसी अधिकारी ने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दी, तब शोकास नोटिस जारी हुई और उसने शोकास नोटिस का जवाब भी नहीं दिया, फिर भी अधिकारी संतुष्ट हो गए और दूसरी किस्त जारी कर दी। ये सब बातें उनकी फाइल को देखकर ही अपन उसका कुछ कयास लगा सकते हैं। उसके बिना अपन यदि जो बताई गई बातें, हो सकता है आपके पास उसकी फाइल की नकल ना हो आरटीआई में, हो सकता है आपके पास केवल डॉक्यूमेंट्स की नकल है जो उस कंपनियों के हैं या जो उस टेंडर के हैं, परंतु उनकी फाइल क्या कहती है, किस अधिकारी का अप्रूवल लिया गया, क्या मंत्री या अध्यक्ष कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तक फाइल गई, क्या विभागीय मंत्री की इसमें आवश्यकता थी, ये सब बातें जांच का विषय हैं। और इसकी जांच, अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता था, शायद आपको मालूम होगा, अभी केंद्र सरकार ने एक देशद्रोह के अधिनियम में एक नई धारा जोड़ी है कि यदि आपके किसी कृत्य से देश को आर्थिक नुकसान होता है तो उसको भी देशद्रोह की श्रेणी में माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो यदि इस प्रकरण में गरीबों का नुकसान करके अंततः देश का नुकसान किया गया तो ये तो देशद्रोह की भी गतिविधि में शामिल हो जाएगा, तब तो बड़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि यदि कोई एमडी जरूर कोई आईएएस ही रहा होगा, वो इतना बेवकूफ़ीपूर्ण कार्य कोई जानबूझ के आईएएस अधिकारी तो नहीं कर सकता, जरूर कोई न कोई पेंच होगा उसमें और पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा कि इसमें अपने निजी स्वार्थ को फायदा पहुंचाने की बात थी या किसी को मोबिलाइज करने की बात थी, ये इसके पीछे मकसद क्या था और गलती का एक्सटेंट कितना है, और तब उसके बाद इनकी इस प्रकार से जांच हो, विभागीय जांच हो, विभागीय कार्यवाही हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईएएस ऑफिसर उसके एमडी होता है और अभिजीत सिंह जो कांकेर के वर्तमान कलेक्टर है वो उस समय एमडी थे यहाँ, और उन्हीं के हस्ताक्षर से ही वर्क ऑर्डर जारी हुआ है। लेकिन वो सूचना हमारे पास है, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी ना होने के कारण से वो हम नहीं बता रहे कि किसके प्रेशर में वो उन्होंने साइन किया है। लेकिन ये तय है कि इस प्रोजेक्ट को, जो नो प्रोजेक्ट है, इसको ताबड़तोड़ दिया गया है और उसमें पेपर्स भी जो है आनन फानन में उसको तैयार किया गया है और इलीगल ढंग से किसी भी आज तक के इतिहास में या नियमानुसार जो है इतनी जल्दी किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं दिया जा सकता था, लेकिन किसी कारण से ताबड़तोड़ दिया गया है, वो सब जगजाहिर है। अब मैं तोकीर राजा जी से फिर एक बार मैं पूछना चाहूँगा, आप पूरे घटनाक्रम समझ चुके होंगे, घोटाले की जो जानकारी है वो पूरे समझ चुके होंगे, जो कि माननीय शर्मा जी ने ये कहा कि उसके बावजूद ये एपिसोड हमारा अंतिम नहीं है। आप लोगों के लिए जो है, आप लोग मांगेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देंगे, आप लोग भी जानकारी में इसको पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं विशेष रूप से शर्मा जी से कहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे, फिर आएंगे, और तब तक हम देखते हैं डिपार्टमेंट कार्रवाई क्या करती है। हमारा उद्देश्य किसी को
कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको उजागर करना है। हम ये मांग करते हैं डिपार्टमेंट से कि इस पर निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको सजा मुक्त किया जाए और उनको कंटिन्यू जो है और पैसा दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगातार चलना है। लेकिन यदि दोषी है और इलीगल ढंग से पैसा का उपयोग किया है तो इसमें इंक्वायरी हो और दोषी को सजा मिले। हमारा केवल उद्देश्य ये है। तो कि राजा जी क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा आप अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए। अपना कार्य कर लिया, अब जांच का विषय है, जांच कराने का हमारी सरकार का है और सरकार इसको जांच कराकर बिल्कुल जिसके पीछे जो भी अपराधी है या जिसने भी षड्यंत्र किया है, चाहे कूट रचित धरना अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करा है या किसी प्रकार से करा है, उसको सजा होके रहेगी। तो जांच के बाद सामने आएगा। बाबूलाल शर्मा जी से मैं ये कहूँगा कि शर्मा जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस प्रकार के अगर कोई घोटाला हो तो इस पर कहीं ना कहीं मांग करें कि निष्पक्ष जांच हो जाए। हमें कोई ये नहीं है कि यदि कोई निर्दोष है उनको कोई सजा दिलाने के लिए हमारा कोई अभियान नहीं है, लेकिन कोई बेरोजगारों का हक कोई मांगता है या मारता है, उस पर कोई डाका डालता है तो तिरछी नज़र से देखना ज़रूरी है और यही हमारा कर्तव्य है। ये आप क्या चाहते हैं, थोड़ा सरकार से आप क्या चाहते हैं, थोड़ा ये इस पर हम प्रकाश डालना आपसे चाहेंगे। देखिए, हम क्यों मांग करें? हम पत्रकारिता करते हैं, हम मांग नहीं करते। हम कोई बात को, तथ्य को रख देते हैं। ठीक बात है। और जिसको संज्ञान में लेना हो ले लेगा, जिसको संज्ञान में लेना हो न ले। बहुत बढ़िया। आरटीआई का जहाँ तक आरटीआई से जो आपने जो निकाला है उसके एक लाइन होती है, आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत बड़े बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनमें यही होता है कि आरटीआई निकालने के बाद में यदि सरकार को जानकारी में देने के बाद भी कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो वो आरटीआई के कागज जो उसको मिले होते हैं उसके आधार पर एक मामला बना करके जो है कोर्ट में चला जाता है। एक नहीं हजारों केस ऐसे गए हैं कोर्ट में और उसका फैसला हुआ है और सकारात्मक फैसला हुआ है। मेरी आपको सलाह है अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है या सरकार नहीं सुन रही है, सरकार जांच करने की बात नहीं कर रही है, तो कि रजा जी कह रहे हैं कि हम सरकारी जांच करा लेंगे, तो आपके लिए उत्साह का विषय है वो। लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो आप इसका अगर निराकरण करना चाहते हैं और इतना समाज की सेवा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसको लेकर के जाइए आप कोर्ट में, फैसला वहाँ बहुत अच्छा आएगा। निश्चित रूप से अगर आपका डॉक्यूमेंट होंगे पूरे के पूरे तो इसका कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। लेकिन आप चैनल के माध्यम से सीधे किसी पर आरोप अगर लगाते हैं तो उसका प्रमाण आपको ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम तैयार हैं। हम अगर उसका जवाब देने के लिए हम अगर कोई बात कह देते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, इसलिए हम ज्यादा कुछ कहना इसलिए बिल्कुल। आपको बहुत बहुत सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा पहला एपिसोड है, इसके बाद हम चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ, उसके हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए, इसकी जांच हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारा काम जो निरंतर दिखाना है हम दिखाते रहेंगे और आपके सुझाव सर आंखों पर है। हम कभी जब कभी ऐसा लगेगा कि हमें निराशा हाथ लग रही है तब कोशिश करेंगे कि कोर्ट कचहरी या शिकायत वगैरह के लिए जो है आपके सुझाव को हम मानेंगे। DS राय साहब जी प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? केवल आपकी जानकारी में, सबकी जानकारी में एक बात लाना चाहता था कि ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से प्रोजेक्ट तो पिछले 15 साल से ज्यादा से चल रहा है। बिल्कुल। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में और देश में सैकड़ों ITIs खोली गई। बिल्कुल। कौशल उन्नयन के नाम पर ब्लॉक वाइज हजारों लाखों लड़कों का पंजीयन किया गया। बिल्कुल। उनको तथाकथित रूप से ट्रेनिंग दिलाई गई, मोबाइल रिपेयर की, कपड़े सीने की, वेल्डिंग की, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। और उनका प्लेसमेंट कराना भी उस मिशन का उद्देश्य तब भी था। बिल्कुल। अब यदि ऐसा हुआ होता है, ये मिशन भी सफल हुआ होता, बिल्कुल, तो आज देश में लाखों बेरोजगार युवा, प्रशिक्षित युवा वो किसी न किसी रोजगार में लग गए होते, परंतु ऐसा दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक वृहद जांच का विषय है कि जब से आजीविका मिशन के नाम से सरकारी पैसा दिया जा रहा है वो कितना पैसा प्राइवेट संस्थाओं के पास पहुंचा, कितनी फर्जी ट्रेनिंग हुई, कितना फर्जी प्लेसमेंट हुआ और सरकार के हजारों करोड़ रुपए का किस प्रकार से घोटाला किया गया, ये भी साथ में जांच हो जाए, ये मांग भी उठ जाए तो ये जनहित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अंतिम प्रतिक्रिया सुनील श्रीवास्तव जी, इस मामले में पूरे घटनाक्रम को आपने सुना जी, तो क्या होना चाहिए इसमें? जांच होने के बाद क्या इसमें कोई कानूनी दावपेच इसमें आड़े आ सकते हैं या कानूनी कोई दावपेच जो है डिपार्टमेंट के माध्यम से चलाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, जय श्रीवास्तव जी आपको
सूरज पाठक जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पत्रकार जब भी कोई सवाल करता है तो उसका निजी और व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है। बिल्कुल। जब सारे जमान आग बन करके सो रहा होता है या रात में सो रहा होता है तो पत्रकार की आंखें खुली हुई होती हैं। उसका कोई निजी हित नहीं है कि निजी हित से या कोई ब्लैकमेलिंग से या किसी और कारण से वो कोई सवाल उठा रहा हो। बिल्कुल। क्योंकि वो सवाल जब उठाता है जब कहीं कोई नहीं सुन रहा होता, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई होती। बिल्कुल। तो ये पत्रकार का एक नैतिक धर्म है। पत्रकार व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं जाता है कि साहब FIR कर लो, ये कर लो, उसकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बिल्कुल सही। वो जो उसका धर्म है उस धर्म का पालन कर रहा है। तो हमें जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है उसका सिर्फ जवाब देना है, उस सवाल के बदले में सवाल नहीं करना। ये पत्रकारिता का महत्वपूर्ण धर्म है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये ओपन एंड शट केस है, डॉक्यूमेंट्री केस है। बिल्कुल। RTI के अंदर आपके चैनल ने उसको प्राप्त कर लिया है। सीधा सीधा घपला दिख रहा है, सीधी सीधी योजना दिख रही है। अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग भी हैं वो आग बन करके बैठे हुए हैं। तो इसका तो FIR तुरंत हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा बस सिर्फ इतना कहना है कि जब हम जागरूक रहेंगे तो दुनिया जागरूक रहेगी, हम जागेंगे तो दुनिया जागेगी। यदि हम आग बन करके किसी सवाल का जवाब ही नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि हम भी वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। बिल्कुल। तो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को शीघ्र होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस एपिसोड में हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो तकवीर राजा जी से हम उम्मीद करेंगे कि उनके सरकार है वो इस पर कार्रवाई करवाए, और जो शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार इसमें मंच पर थे, जिन्होंने जो सुझाव दिया है कि हम हमारा पक्ष रखें, उसके बाद डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करे उसके इंतज़ार करें, और नहीं तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक जो है हमारा, यदि हमने मिशन के रूप में लिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके जो दोषी है उनको सज़ा दिलाए। डिपार्टमेंट के ऊपर है वो क्या कार्रवाई करती है। हम मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले को ठीक ढंग से जांच करें, यदि कोई दोषी हो तो उनको दंड दे। हमारे सुनील श्रीवास्तव जी ने तमाम जो कानूनन जो पहलू है उस पर दृष्टि डाला है, सभी जनता को जानकारी दी है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। और वरिष्ठ IAS ऑफिसर जो DS राय साहब है, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर जो बात कही है, सबसे अच्छी बात ये कही है कि जो नया कानून बना है कि यदि सरकारी संपत्ति या राशि पर कोई इस प्रकार भ्रष्टाचार करता है तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तो डिपार्टमेंट से हमें हमारी मांग है कि वो इस पर कार्रवाई करे, और यदि दोषी हो तो उनको दंड दे। धन्यवाद।